हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स ये आपका 5th चैप्टर है, ठीक है। सो इस चैप्टर के साथ ही साथ नोट्स बनाइए। आप साथ ही साथ वर्क करोगे बेटा, साथ ही साथ मेरे साथ नोट्स बनाओगे तो आपको ये चैप्टर कंप्लीटली आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, सो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स is the branch of chemical kinetics is the branch of physical chemistry। केमिकल काइनेटिक्स क्या है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है जो किससे डील करती है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से डील करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन से डील करेगी बेटा। हमें रेट ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट करना सिखाएगी। सेकंड, भाई कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड, और रिएक्शंस किस मैकेनिज्म्स को फॉलो करके प्रोसीड्स करती है, ठीक है। एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन सभी के बारे में केमिकल काइनेटिक्स क्या करते हैं बेटा? डील करती है। देखो काइनेटिक्स का ग्रीक में मीनिंग होता है मूवमेंट। मूवमेंट की बात है तो इसका मतलब हम रेट की बात करेंगे, ठीक है। रेट को स्टडी करेंगे। और रेट आप लोगों को पता है बेटा, रेट क्या होता है आपका? हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे स्पीड भी एक रेट ही है ना, कैसे कैलकुलेट होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी जो रेट कैलकुलेट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम पहले डिस्कस करेंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शंस का रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिफाइंड as the change in molar concentration of reactants over प्रोडक्ट्स। किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहां से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन concentration डिवाइड बाई टाइम टेकन। देखो बेटा, अब रिएक्शन की बात हो रही है तो रिएक्शन की जो रिएक्शन में हम क्या किस रिएक्शंस में
हम कंसंट्रेशन टर्म लेके चलते हैं ना, कंसंट्रेशन से शो करते हैं। अब कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर में लेनी है, किसमें, मोल पर लीटर में। तो जो कंसंट्रेशन में चेंज आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। जैसे कि मेरे पास मान लो यहां पे मिल्क था, इससे क्या बन गया, इससे कर्ड बन गया बेटा, क्या बन गया, कर्ड। केमिकल चेंज आया ना, केमिकल चेंज आया, मिल्क से कर्ड बन गया, मतलब मिल्क की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी और कर्ड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी। समझो, आपने मिल्क को गर्म किया और उसमें थोड़ा बहुत आपने क्या किया, मार्केट से लस्सी ले आई या फिर उसमें थोड़ा बहुत डाल दिया, नमक डाल दिया ना, उससे क्या होगा कि मिल्क आपका फटने लगेगा और फट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में। तो बेटा जो मिल्क है वो मिल्क, इस मिल्क की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा, ये डिक्रीज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, और कर्ड की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगी। तो बेटा कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है ना, और किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी रिएक्शंस का रेट फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया होगा, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन। आपके पास देखो बेटा, एक तो है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक्वस NaCl है प्लस AgNO3 एक है, एक्वस है, इससे क्या आएगा AgCl प्लस NaNO3 AgCl के प्रेसिपिटेट आएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो NaCl जब एक्वस फॉर्म में होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, आयंस में। ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, आयंस में। तो ये NaNO3 के साथ इंटरेक्ट करेगा AgCl के साथ, मतलब इतनी स्पीड से इंटरेक्ट करते हैं कि ये रिएक्शन नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ये रिएक्शन नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, मतलब इतनी फास्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शंस के रेट को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसी रिएक्शंस का हम रेट फाइंड आउट नहीं कर सकते जो बहुत तेजी से कंप्लीट होती है, जैसे कि मैंने दिखा दिया आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, सो ऐसी रिएक्शंस का आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो सेकंड, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन बेटा जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ऐसी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन को, आयरन पे जंग लगने में बेटा कितना टाइम लगता है, साल भी लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं, और उसको हम पेंट अच्छे से करके रखें तो धीरे धीरे खत्म होता है। तो ऐसी रिएक्शंस का भी हम रेट प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी determined, cannot be determined practically. ठीक है, एंड थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन दोनों के इंटरमीडिएट में आएगी बेटा। इन रिएक्शंस, ये रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होती है ना। ये रिएक्शन आपकी मॉडरेट रिएक्शन एक फाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होती है, और ऐसी रिएक्शन को हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड
मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट विल टेक्स complete in finite time। It will complete finite time, लिख लो finite time। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो बेटा, एग्जाम्पल में आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बना? NH3 बना। ठीक है, यहां पे देखो बेटा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड इसमें क्या होंगे बेटा? बॉन्ड ब्रेक्स। और ये बॉन्ड क्या होंगे बेटा? इसमें फॉर्म्ड होंगे बॉन्ड फॉर्म्ड। और ऐसा होने के लिए इन रिएक्शंस में फाइनाइट टाइम लगेगा, फाइनाइट टाइम। तो ऐसी रिएक्शंस का आप रेट मेजर कर सकते हो। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस का आप रेट मेजर कर सकते हो, ना तो फास्ट रिएक्शन का रेट मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, और ना ही आप स्लो रिएक्शंस का रेट मेजर कर सकते हो क्योंकि इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में ईयर्स लग जाते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस, इसको फाइनाइट टाइम लगता है बेटा। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस को मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सो हम अब जो रेट स्टडी करेंगे वो किसका स्टडी करेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का या फिर मॉडरेट रिएक्शंस का। तो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो, लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। मेरे पास एक रिएक्टेंट है और इससे कुछ प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट से क्या बना है? कि प्रोडक्ट बना है। जैसे मेरे पास बेटा यहाँ पे तो मान लो मिल्क है और मिल्क से मेरा क्या बना है? कर्ड बना है। तो इसका रेट कैसे डिफाइन करेंगे? इस रिएक्शन का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट मीन्स आर के रिस्पेक्ट में मुझे रेट निकालना है। आर के रिस्पेक्ट में मुझे रेट निकालना है तो बेटा मुझे पता है ना, आर की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई टाइम टेकन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, सपोज करो यहां पे बेटा अब आर है ये पी है। ठीक है, तो टाइम t1 पे आपके पास जो आर की वैल्यू थी वो r1 थी, और टाइम t2 पे जो आर की वैल्यू हो गई r2 हो गई। तो इनमें चेंज कितना आया बेटा? चेंज आया बेटा, इसमें डेल्टा आर का चेंज आया है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब डेल्टा आर यहाँ पे है क्या? डेल्टा आर है यहाँ पे R2 माइनस R1, और टाइम में कितना चेंज आया बेटा? डेल्टा टी का चेंज आया, वो कितना आया? T2 माइनस T1। सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, और मैंने क्या लिखवाया था? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, है ना। तो यहाँ पे जो R की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज आएगा, जो चेंज आएगा, वो कितना आएगा? डेल्टा आर आएगा, और टाइम में कितना चेंज आएगा? डेल्टा टी आएगा। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो बेटा नेगेटिव साइंसेस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है
तो इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको भी समझते हैं कैसे, नेगेटिव साइन क्यों आया, और नेगेटिव साइन की यहाँ पे हम जो नेगेटिव साइन लगा रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसी से बता देता हूं, इसको नोट कर लिया तो मैं इसको साफ कर दूं, रब कर दूं स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो यहाँ पे जो मेरा आर है, यहाँ पे सपोज करो ये टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 पे जो ये आर था ये 4 मोल पर लीटर था, 4 मोल पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे जो R1 की वैल्यू थी वो 4 मोल पर लीटर थी, पर जैसे ही टाइम 4 सेकंड हुआ, 4 सेकंड, तो ये वैल्यूज डिक्रीज हो गई और कितनी हो गई 2 मोल पर लीटर, कितनी हो गई 2 मोल पर लीटर। आर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है बेटा, ध्यान रखो। तो ये 4 मोल पर लीटर था, इसमें से कुछ आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो आर की वैल्यू R2 कितना आ गया मेरे पास 2 मोल पर लीटर। ये अलग अलग कंसंट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे R1 और R2। सो यहाँ पे चेंज कितना आया, डेल्टा R, R2 माइनस R1 आया ना, 2 माइनस 4 मतलब -2 आया, है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर देखो वैल्यूज जो आएगी नेगेटिव वैल्यूज आएगी डेल्टा R की, और रेट कभी भी, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और रेट को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे बेटा हम रेट को पॉजिटिव करने के लिए इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो रेट मेरा नेगेटिव रहेगा, रेट मेरा नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते ही मेरा रेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको दिखाना है जब आप रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे, आर के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो बेटा आगे बढ़ते, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी। अब पी की कंसंट्रेशन क्या आएगी, जिस टाइम के साथ बढ़ेगी, इंक्रीजेस इन concentration of P divided by time taken, divided by time taken। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P एंड टाइम टेकन। सो बेटा यहाँ पे P का देखो, ध्यान से सुन लो, मिल्क से कर्ड बना, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। आपको पता है टाइम के साथ साथ मिल्क खत्म होने लगता है और टाइम के साथ साथ कर्ड इंक्रीज होने लगता है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट आपका इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होगा। तो मैंने यही लिखा है, टाइम के साथ साथ आर की कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब बेटा एक बात बताओ, जिस रेट के साथ ये डिक्रीज होगा उसी रेट के साथ ये इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये दोनों रेट एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल। सो रेट ऑफ रिएक्शन मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो क्या आएगा मेरा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये दोनों को इक्वल इसलिए लिखा बेटा, दोनों को इक्वल इसलिए लिखा क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज होगा उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो दोनों एक फैक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का रेट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम रेट से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं ना, एक में एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है। सो क्लियर, आगे बढ़े एग्जांपल्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स पे चलते हैं। देखो ध्यान रहे बेटा, फिर से बता देता हूं, जो R है ये मेरा P है, ये टाइम T1 था तब ये R1 था, ठीक है, और ये क्या था यहाँ पे P1 है ना। पर जैसे ही टाइम T2 हुआ
R1 हो गया मेरा R2 में कन्वर्ट और P1 मेरा कन्वर्ट हो गया P2 में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर सपोज करो ये 4 मोल पर लीटर था, तो ये कितना है 2 मोल पर लीटर। ये 2 मोल था पहले और ये कितना हो गया बाद में 4 मोल। तो ये तो बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो R2 मेरा हमेशा लेस देन होगा R1, है ना, एट एनी टाइम, एट एनी टाइम या एट एनी स्टेज। हमेशा किसी भी स्टेज पे जो ये वैल्यूज आएगी टाइम के बढ़ने के बाद, ये वैल्यू हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन से छोटी आएगी। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन है ये हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन से छोटी आएगी, तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो R2 माइनस R1 का आएगा, जिससे ये वैल्यू देखो ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगी, और इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे। यहाँ पे डेल्टा P जो आएगा वो P2 माइनस P1 आएगा, और ये कंसंट्रेशन P2 हमेशा ग्रेटर देन होगा P1 का, P1 से। तो इस केस में आपको नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, सो रिएक्शन के रेट को हमेशा नेगेटिव साइन से शो करना है, प्रोडक्ट के रेट को कभी भी आप नेगेटिव या पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो एग्जांपल्स आगे बढ़ते हैं, बेटा एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे पास N2 प्लस 3H2, इससे क्या बना है 2NH3 अमोनिया बना है। वो कह रहा है कि इसका रेट निकाल के दिखाओ, रेट निकाल के दिखाओ। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन, धीरे धीरे कैलकुलेट करना बेटा, सीखना मेरे साथ। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है दोनों और ये प्रोडक्ट है, तो माइनस डेल्टा ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा T, ये हो गया। इसका रेट लिख दिया मैंने, इसका रेट लिखो। देखो जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे भी डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना। जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना उससे भी क्या करना है, इसको रेट को डिवाइड करना है। इक्वल का साइन, सब में इक्वल का साइन लगेगा, क्योंकि पता है जिस रेट से ये डिक्रीज होगा उसी रेट से ये इंक्रीज होगा। तो क्योंकि सेम रेट है, सेम रेट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो रेट को आप इक्वल रखोगे। यहां पे देखो बेटा, डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, माइनस का साइन लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट का केस है। 1/3, क्योंकि सी कंसंट्रेशन में तो चेंज आएगा, डिक्रीज होगी ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा, कोफिशिएंट क्या इसका 2। ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमेशा क्या करना है, डिवाइड। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एक जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं बेटा, AA BB CC, इससे क्या बना है DD, और ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट है। और ABCD क्या है यहाँ पे, ABC D एंड E एंड स्मॉल e आर दी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ ए किसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कैपिटल ए का, बी किसका, कैपिटल बी का, स्मॉल सी किसका, कैपिटल सी का, स्मॉल डी किसका है, कैपिटल डी का, एंड ई। तो इसका रेट फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन का। इसका रेट फाइंड आउट करने के लिए ध्यान रहे, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बेटा, स्मॉल है, तो माइनस ये रिएक्टेंट 1/a लिख दिया, पहले ए से डिवाइड करना है स्मोक कोफिशिएंट से, और इसको क्या लिख दिया, डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल्स टू, इसको रिएक्टेंट में हमेशा नेगेटिव का साइन रहेगा, माइनस 1/b डेल्टा ऑफ बी अपॉन डेल्टा ऑफ टी।
इज इक्वल्स टू -1/c डेल्टा ऑफ c अपॉन डेल्टा ऑफ t। उसके बाद प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। डेल्टा ऑफ d अपॉन डेल्टा ऑफ t, एक इक्वल्स का साइन यहां लगा लो क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। 1/e डेल्टा ऑफ e अपॉन डेल्टा ऑफ t। ये ध्यान रखना है बेटा, इस रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर लिया ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। सो बेटा ये जो हमने अभी तक सीखा ये एक लार्ज टाइम, एक बड़े टाइम के लिए सीखा। और बड़े टाइम के लिए जब भी रेट कैलकुलेट होता है उसको एवरेज रेट बोलते हैं। बड़े टाइम के लिए, एक लार्ज टाइम के लिए जब भी बेटा आप रेट फाइंड आउट करोगे तो वो रेट एवरेज रेट कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? एवरेज रेट कैलकुलेट होता है। ठीक है। सो आज हम इसके बाद हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। ठीक है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट की यहां पे यूनिट क्या आएगी आपको पता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये तो सबको पता है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बेटा? पता है सबको, मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या लेनी है? सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? मोल पर लीटर पर सेकंड। याद रखना, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं बेटा हम एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट मैंने बता दिया कि एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट होता है लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। इट इज कैलकुलेटेड फॉर ए लार्ज टाइम। एक बड़े टाइम के लिए कैलकुलेट होता है। और जो डेल्टा यूज करते हैं ना, डेल्टा इट इज यूज्ड फॉर लार्ज टाइम। एक बड़े टाइम के लिए कैलकुलेट होता है डेल्टा। सो जो एवरेज रेट होगा मेरा, एवरेज रेट, वो तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा ना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही तो कैलकुलेट होगा। ठीक है। और इसको ग्राफ से कैसे अंडरस्टैंड करना है? ग्राफ से एवरेज रेट कैलकुलेटेड, एवरेज रेट कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। इसके बाद बेटा हम इंस्टेंटेनियस रेट की भी बात करेंगे। पहले इसको समझते हैं। ठीक है। और जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शो करोगे बेटा। सो इसमें दो एक्सिस हो गए, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस आपका कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर। अब एक बात बताओ, जब इन कंसंट्रेशन, जब आप मिल्क लेते हो उस कंडीशन में जो मिल्क की कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो मिल्क आपका कन्वर्ट होने लगता है किसमें? कर्ड में। तो ग्राफ कैसे जाएगा? तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा ना। ठीक है। कंसंट्रेशन हाई है, देखो कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है। जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम जीरो होगा तो कंसंट्रेशन हाई होगी मिल्क की। जब टाइम जीरो होगा, जब कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा? मिल्क की हाई होगी। पर जैसे टाइम बढ़ेगा तो मिल्क की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी और वो कन्वर्ट होने लगेगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो टाइम होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है जीरो टाइम पे वो हाई होती है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होने लगता है प्रोडक्ट में।
ठीक है, तो रिएक्टेंट डिक्रीज होने लगता है, प्रोडक्ट बढ़ने लगता है। ठीक है, सो रिएक्टेंट आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही है पहले, रिएक्टेंट। और ऐसे ही आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो टाइम और प्रोडक्ट के बीच में। प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन किस में लेनी है, मोल पर लीटर में। अब बताओ जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है ना, जैसे मेरे पास रिएक्टेंट टाइम 0 पे रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो वहां पे होता ही नहीं है। जैसे जैसे रिएक्टेंट घटता है प्रोडक्ट बढ़ता है, तो प्रोडक्ट अगर आप कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम 0 पे प्रोडक्ट 0 होगा, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे देखो बेटा, मैं 2 टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं, मुझे एक तो मेरा ये टाइम और इस टाइम पे मुझे कंसंट्रेशन, मुझे रेट फाइंड आउट करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो बेटा, ये मेरे पास मान लो R1 है, ठीक है, यहाँ पे मेरी कंसंट्रेशन क्या थी, R1 हाई थी इस टाइम T1 पे, और टाइम T2 पे जो मेरी कंसंट्रेशन है वो क्या है, R2 है। और मैंने पहले भी बता दिया कि जो R2 की वैल्यू होगी वो R1 से लेस होगी, है ना, R2 इज लेस देन R1, ये तो पढ़ चुके ऑलरेडी। किसी भी स्टेज पे चले जाना, जैसे टाइम बढ़ता है ना, टाइम बढ़ने से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है, तो एट एनी स्टेज जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एट किसी भी कंसंट्रेशन से, जो आपकी कंसंट्रेशन आप निकालना चाह रहे हो, R1 के बाद R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R2 फाइंड आउट किया, ये यहाँ पे R1 T1 टाइम पे था, यहाँ पे R2 T2 टाइम पे था। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा बेटा और डेल्टा R का आएगा, मीन्स R2 माइनस R1, और टाइम में जो चेंज आएगा यहाँ पे वो डेल्टा T का आएगा। सो रेट कैसे निकलेगा फिर यहाँ पे बताओ मुझे, रेट ये आ जाएगा ना, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, मीन्स R2 इज लेस देन R1, तो माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो ये ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की बात करें, इस टाइम पे कैलकुलेट कर लो, ये टाइम मेरा T1 है, इस पे प्रोडक्ट मेरा P1 था, ये टाइम मेरा T2 है, इस पे प्रोडक्ट मेरा P2 था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे है, इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये मेरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे है। तो इसमें जो चेंज आएगा, यहाँ पे देखें इतना चेंज आ रहा है, ठीक है, ये चेंज आ रहा है डेल्टा P का, और टाइम में कितना चेंज आ रहा है बेटा, डेल्टा T का। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। सो एवरेज रेट आपका ऐसे कैलकुलेट होगा, और ध्यान रखना है एवरेज रेट में आपने डेल्टा का यूज करना है, और डेल्टा यूज होता है आपका एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए। सो ठीक है बेटा, यहां से मैंने ग्राफ से भी सिखा दिया कैसे एवरेज रेट कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राफ से अगर क्वेश्चन आता है तो सो सिंपल कंसंट्रेशन रखनी है, ग्राफ आपको दे देगा, उसमें से आपको R1 और R2 फाइंड आउट करके डेल्टा कैलकुलेट करके टाइम दिखा देगा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स को भी हम कंटिन्यू में करेंगे जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस रेट को खत्म करते हैं, ठीक है। सो ये था बेटा एवरेज रेट, इसको नोट कर लो, और अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा आई होप, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं बेटा, चलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे, एवरेज रेट क्लियर। रेट के बाद हम बात करेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट इज कैलकुलेटेड फॉर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, एक लार्ज टाइम के लिए कैलकुलेट होता है। इंस्टेंटेनियस रेट एक छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट होता है, एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट होता है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जैसे आपकी बाइक चलती है ना, बाइक चलती है तो कभी उसकी स्पीड, कभी उसकी स्पीड, कभी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती, कभी 30 किलोमीटर, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे हम उसकी स्पीड चेक कर पा रहे हैं ना स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर दिखाता है ना स्पीड, ऑडोमीटर तो आपका क्या दिखाता है, डिस्टेंस कैलकुलेट दिखाता है, ठीक है। जो स्पीडोमीटर है वो आपकी बाइक की स्पीड दिखाता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे कितनी स्पीड है, ठीक है।
सो वहां पे हम इंस्टेंटेनियस रेट का यूज करते हैं, जहां पे हम एक स्मॉल टाइम की बात करते हैं। तो ठीक है, एक इंस्टेंट टाइम की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, instantaneous rate, the rate of change concentration of any reactant over product at a particular moment of time, या फिर स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। एक छोटे टाइम के लिए आप इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हो, और इंस्टेंटेनियस रेट एक छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट होगा। सो इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा स्मॉल डी से। जो डी होगा आपका पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डी यूज होता है। डी is the symbol which is used for स्मॉलर टाइम। एक छोटे टाइम के लिए आपका डी यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरी रिएक्टेंट है आरपी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे माइनस डी ऑफ आर dt and d of p dt, d of p dt instead of minus delta r by delta t and delta p by delta t। देखो बेटा, यहाँ पे हम एवरेज रेट में तो हम डेल्टा यूज करते थे, पर इंस्टेंटेनियस रेट में हम डेल्टा की जगह पे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी की जगह हम डी आर बाई डी टी यूज करेंगे, और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की जगह हम डी पी बाई डी टी यूज करेंगे। सो जो डी आर है माइनस जो डी आर है मेरा represents infinitesimally small change in concentration of R, and dP represent infinitesimally small change in concentration of P। मतलब बेटा एक छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट होगा डीआर, एक छोटे चेंज को डीआर एक छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आर के लिए, डीपी एक छोटे से चेंज को रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ पी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका टाइम स्टार्ट होगा वो टाइम आपका अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा, एक छोटा टाइम है ना, तो अप्रोच करेगा जीरो से अप्रोच करेगा, ठीक है। सो आप एवरेज रेट को आप इंस्टेंट रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे मैं दिखा देता हूं आपको मैथमेटिकली। एवरेज रेट आपका होता है बेटा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस, है ना। अगर मैं लिमिट लगा दूं यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, मतलब जो डेल्टा टी है वो एक छोटे टाइम के लिए वो अप्रोच करेगा जीरो से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी आर बाई
dt। ठीक है, एक छोटे टाइम के लिए अगर मेरा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डेल्टा बाई डेल्टा टी, तो ये तो एवरेज रेट है। अगर मैं टाइम जीरो से स्टार्ट करता हूं तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा ये डीपी बाई dt। तो कुछ भी नहीं है बेटा, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लार्जर टाइम के लिए तो डेल्टा यूज होगा और स्मॉलर टाइम के लिए स्मॉल डी यूज होगा। ठीक है, छोटा डी यूज होगा। तो बस सिंपल है और सारा कुछ सेम है। ठीक है, डेल्टा जहां पे लिखा होगा वो आपका एवरेज रेट होगा और डी जहां पे लिखा होगा वो आपका इंस्टेंट रेट होगा। ठीक है, इंस्टेंट रेट होगा। सो मेजरमेंट, आप इंस्टेंट रेट को ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस। इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एवरेज रेट का एग्जांपल दे देता हूं। N2 प्लस 3H2 2NH3। एवरेज रेट तो इसका बनेगा बेटा, मैंने पहले भी बताया था, -1/1 डेल्टा ऑफ N2 डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ T। यहां पे क्या आएगा, -1/3 डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा ऑफ T। यहां पे क्या आएगा, 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा T। पर अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो यहां पे डेल्टा की बजाय क्या हो जाएगा, d ऑफ N2 अपॉन dt। यहां पे क्या हो जाएगा, -1/3 d ऑफ H2 अपॉन dt। यहां की बात करें तो 1/2 d ऑफ NH3 अपॉन dt। सेम बेटा, बस d यूज होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या यूज होगा, d यूज होगा। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस रेट की मेजरमेंट करते कैसे हैं? एक छोटे टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा टाइम और ये मेरा कंसंट्रेशन ऑफ R। रिएक्टेंट है, ऐसे जाएगा। मुझे इस मोमेंट पे रेट कैलकुलेट करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे रेट कैलकुलेट करना है, छोटे से इंटरवल के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से एक स्लोप डाल दूंगा और वो स्लोप दोनों ही एक्सिस को क्या करना चाहिए, कट करनी चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गई। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो टेंजेंट थीटा बनेगा। ठीक है, और जो स्लोप होगी आपकी उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा बोलते हैं। और वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर क्या आएगी बेटा, इस छोटे से इंटरवल के लिए वो आ जाएगी आपकी -dr/dt। यहाँ पे जो थीटा आएगा उस थीटा की वैल्यू रख देना, थीटा जो निकलेगा यहाँ थीटा की वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा, आपका dr/dt कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कैलकुलेट करना है बाय द यूज ऑफ ग्राफिकल मेथड, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जिस पॉइंट पे मुझे रेट कैलकुलेट करना है तो वहां पे मैं एक स्लोप डाल दूंगा। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, एक स्लोप ड्रॉ कर दूंगा। उस स्लोप से जो एंगल फाइंड आउट होगा टेंजेंट थीटा, वही क्या होगा आपका dr/dt होगा। किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, चेंज को रिप्रेजेंट करती है, dr/dt। अब देखो यहाँ पे लिखोगे r2 माइनस r1 एंड t2 माइनस t1 एक छोटे से टाइम के लिए, तो वो किस में कैलकुलेट हो जाएगा, आपका dr/dt। ये मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ा होगा, कैसे एक स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं प्रोडक्ट के केस में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मेरा बेटा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ P, और ये मेरा टाइम जीरो पे ऐसे चलता है ना प्रोडक्ट का ग्राफ, तो बेटा ऐसे ही जाएगा, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट जब जीरो होता है, जब टाइम जीरो होता है तो रिएक्टेंट हाई होता है, और जब टाइम जीरो होता है तो प्रोडक्ट जीरो होता है। तो प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है और रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट के लिए मुझे रेट कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा,
एक स्लोप डाल दूंगा, ठीक है, जो दोनों एक्सिस को इस एक्सिस को भी काटे और इस एक्सिस को भी काटे। यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, वही क्या बनेगा आपका रेट बनेगा। सो जो स्लोप लिखोगे इसकी, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू dp बाई dt, dp बाई dt, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू dp बाई dt। तो बेटा ये था कैसे हम इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करते थे और कैसे हम एवरेज रेट को मेजर करते हैं। तो आज हमने क्लास 12 के 5th चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स का कुछ बेसिक्स कर लिया, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन को समझ लिया, है ना, और हमने रेट को भी समझ लिया। रेट में हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को भी समझ लिया। एक रेट और बनता बेटा इनिशियल रेट, ठीक है, उसको कभी टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बेटा वीडियो के साथ जब भी आप वीडियो को देखो तो इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठोगे तो आई होप ये चैप्टर आपको जरूर समझ आएगा, ठीक है। सो बेटा जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।